4 bodies having same mass and radius. सर्कुलर बॉडीज हैं, क्योंकि बॉडीज क्या है, रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर. ऑल आर रिलीज फ्रॉम सेम हाइट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन एंड दे डू रोलिंग विदाउट स्लिपिंग. इसका मतलब सफिशिएंट फ्रिक्शन है चारों बॉडीज के लिए. स्टैटिक फ्रिक्शन की जरूरत है क्योंकि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रहा है. तो सेम हाइट से रिलीज की, ठीक है, सेम हाइट से रिलीज की और सफिशिएंट फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन है जो इन बॉडीज को चाहिए रोल विदाउट स्लिपिंग के लिए. तो यहां से ये रिलीज कर दिया, ठीक, ये पॉइंट, और ये ऐसे पहुंच गया बॉटम पे, ठीक. तो इसमें क्या बोला है, विच बॉडी रीच बॉटम फर्स्ट, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टाइम. अब हम जानते हैं कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में एक्सेलरेशन क्या होता है, AC, उसकी वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं. क्या वैल्यू होती है, G sin थीटा अपॉन 1 प्लस K स्क्वायर बाय R स्क्वायर. ये वैल्यू होती है इसकी, चेक कर सकते हैं, ठीक है. AC कितना होता है, G sin थीटा अपॉन 1 प्लस K स्क्वायर बाय R स्क्वायर. अच्छा, अब ये जो दूरी है L, ये मान लो इंक्लाइन प्लेन की लेंथ कितनी है, L है, तो ये तो सबने बराबर ट्रेवल किया. तो वेलोसिटी क्या होगी बॉटम पे, वेलोसिटी, तो हम अब ये क्योंकि कांस्टेंट होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, तो जो इक्वेशंस ऑफ 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, चाहे वो लीनियर में है या एंगुलर में, वो लगा सकते हैं. बिकॉज एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, कांस्टेंट. अल्फा क्या आएगा, AC बाय R कर देंगे क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग. तो V स्क्वायर कितना आ जाएगा. अब रिलीज फ्रॉम रेस्ट है तो 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 2AC इंटू L. तो वेलोसिटी उसकी ज्यादा होगी बॉटम पे जिसकी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ज्यादा होगा. तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला ये है. तो एक्सेलरेशन किसका ज्यादा है, जिसका K कम होगा, क्योंकि जिसका K कम उसका डिनोमिनेटर कम, और डिनोमिनेटर कम तो वो वैल्यू ज्यादा. तो जिसका K सबसे कम है उसकी एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है. तो K हम निकाल सकते हैं सबका, M सबका बराबर है M K स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट C. तो M K स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस रिंग इज mr स्क्वायर. डिस्क का क्या होता है, ये हो गया रिंग के लिए, ये रिंग के लिए हो गया. डिस्क के लिए क्या होगा, डिस्क के लिए क्या होगा, M K स्क्वायर इज इक्वल टू K किसका है, ये रिंग का, और ये किसका है, डिस्क का. डिस्क के लिए क्या होता है, mr स्क्वायर बाय 2 होता है. हॉलो स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा, M K स्क्वायर ऑफ हॉलो स्फीयर लिख दो, ये हो जाएगा 2/3 mr स्क्वायर, ये होता है. तो मैं बता रहा था ना कि K स्क्वायर जो है इन टर्म्स ऑफ R स्क्वायर आता है. अच्छा, अब कितना हो गया, 2/3 mr स्क्वायर. सॉलिड स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा, M K स्क्वायर फॉर सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू 2/5 ऑफ mr स्क्वायर. तो ये वैल्यूज कितनी आएगी, M से M तो सब में कैंसिल हो रहा है, M से M क्या है, कैंसिल हो रहा है सब में. तो यहां से K की वैल्यूज निकाल सकते हैं. K की वैल्यू फॉर रिंग आ रही है कितनी, R के बराबर, और डिस्क के केस में कितनी आ रही है, R/√2, और हॉलो स्फीयर के केस में कितनी आ रही है, 2/3 ऑफ √R, और सॉलिड स्फीयर के केस में कितनी आ रही है, K की वैल्यू, ठीक है. ये है K की वैल्यू, ये है K की वैल्यू फॉर डिस्क, ये K की वैल्यू फॉर डिस्क, ठीक. K की वैल्यू फॉर, ये किसकी वैल्यू है, K की फॉर हॉलो स्फीयर, ये है हॉलो स्फीयर. अच्छा, और ये आ जाएगी K की वैल्यू किसके लिए, 2/5 ऑफ √R, दैट इज इक्वल टू, सॉरी 2/3 √2/3 आएगा ना. K की वैल्यू कितनी आएगी, रूट ऑफ √2/3 ऑफ R, और ये कितनी आएगी, R/√2, और ये होगी R, और ये होगी √2/5 ऑफ R. ये वैल्यू हुई K किसकी, सॉलिड स्फीयर की. तो अगर हम देखें तो K सबसे ज्यादा है रिंग का, इससे कम किसका है, डिस्क का, फिर हॉलो स्फीयर का. अच्छा, इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो 0.66 रूट है. ये कितना है, रूट ऑफ 0.66 ऑफ R,
और ये कितना है रूट ऑफ 0.4 ऑफ आर, ठीक है। ऐसे ऐसे वैल्यू निकालेंगे तभी तो कंपेयर होगा। तो इसकी जो के वैल्यू है वो हॉलो स्फीयर की सॉलिड स्फीयर से ज्यादा है, और इसका कितना है r अपॉन रूट 2। तो ये कितना हो जाएगा r अपॉन रूट 2 इज 1.414, ठीक। तो 14/10 अगर हम करेंगे तो डिस्क की क्या होगी, डिस्क के लिए कितना आएगा ये, अगर कैलकुलेट करें हम तो रिंग का हो गया r के बराबर, डिस्क का हो जाएगा कितना 0.5 r स्क्वायर आ जाता है ये, ठीक है। के स्क्वायर इज दिस। तो वैसे हम के स्क्वायर को भी कंपेयर कर सकते हैं, अगर के स्क्वायर ज्यादा होगा तो के भी ज्यादा होगा, ठीक है। के स्क्वायर अगर देखें तो ये r/2 है, के स्क्वायर देखें तो कितना है r/2, के स्क्वायर अगर हम देखें तो r/2 है, और इसका के स्क्वायर अगर देखें तो कितना है 0.6, मतलब 0.5 आ रहा है ये, और ये कितना है के स्क्वायर अगर देखें तो 0.66 r स्क्वायर, ठीक। तो जिसका के स्क्वायर ज्यादा होगा उसका के भी ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा है, हॉलो स्फीयर का के ज्यादा है डिस्क से, सबसे ज्यादा रिंग का, फिर हॉलो स्फीयर का, फिर डिस्क का, और फिर सॉलिड स्फीयर का। तो के जिसका सबसे कम है उसकी एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है। तो के सबसे कम किसका है, के सबसे कम किसका है सॉलिड स्फीयर का। तो के सबसे कम सॉलिड स्फीयर का, तो एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा किसकी, सॉलिड स्फीयर की। तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा किसकी, सॉलिड स्फीयर की होगी। वेलोसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, सॉलिड स्फीयर की। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी सॉलिड स्फीयर की, इससे कम किसकी होगी, डिस्क की, क्योंकि पॉइंट सब, फिर उसके बाद इसका नंबर है ना, हाँ डिस्क की। तो v ऑफ डिस्क हो गया डिस्क। फिर इससे कम किसकी, हॉलो स्फीयर की। फिर इससे कम किसकी, सॉलिड स्फीयर की। तो ये आ गया, ऐसे अरेंज हो जाएगा, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे अरेंज हो जाएगा। तो सॉरी, हॉलो स्फीयर और ये रिंग, सॉलिड स्फीयर तो सबसे ज्यादा है ना, फिर हो गया रिंग, ठीक। तो रिंग, देन हॉलो स्फीयर, देन डिस्क, एंड देन सॉलिड स्फीयर। अच्छा, अब फिर पूछा है कि अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ विच बॉडी रीच। अच्छा, ये सेकंड वाला हमने पहले कर दिया, तो V सबसे ज्यादा किसकी, ये अरेंज कर दिया, B पार्ट हो गया। अब ओमेगा क्या होगा, बिकॉज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, तो ओमेगा होता है V/R, V इक्वल टू R ओमेगा होता है ना RWS में, तो ओमेगा हो गया V/R। तो V हमने अरेंज कर दिया, और रेडियस सबका सेम है, तो अपॉन R करोगे तो ये क्या बन गया, ओमेगा भी सेम आ जाएगा, सेम ऑर्डर में ओमेगा है, तो V और ओमेगा दोनों अरेंज हो गए। अच्छा, टाइम पूछा है, तो वेलोसिटी जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसको सबसे कम टाइम लगेगा, तो इसका रिवर्स कर दोगे तो ए पार्ट सॉल्व हो जाएगा। और अगर ऐसे नहीं करते तो बिल्कुल देख के पता चल रहा है, अगर ऐसे नहीं करना तो कैसे करोगे, S इज इक्वल टू UT, U 0 है, प्लस हाफ AT स्क्वायर ACT स्क्वायर। तो T कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ, अगर ये L है तो इसको L लिख दो, तो L अपॉन 2L अपॉन AC। तो जिसकी एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा उसका टाइम सबसे कम, और ये सेंसिबल बात भी है कि भाई एक्सेलरेशन ज्यादा होगी तो वेलोसिटी ज्यादा होगी तो कम टाइम लगेगा पहुंचने में, तो इसका रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, ठीक। सी पार्ट है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर होता है। अब m सबका बराबर है, तो जो v का ऑर्डर था वही ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का भी ऑर्डर आएगा। तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, सेम हो जाएगा v वाला। अच्छा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का कैसे निकालोगे, अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का निकालने के लिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर करके कंपेयर मत करना, क्योंकि ओमेगा तो सबका सेम है लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबका अलग अलग है, तो या तो यहां से चेक कर लो। और दूसरा क्या करना पड़ेगा, दूसरा क्या है, इजी वे ऑफ थिंकिंग, कि अब ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, तो इसमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो है, मतलब हीट में कुछ नहीं जा रहा, क्योंकि हीट इज इक्वल टू माइनस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हो जाता है। तो हीट में कुछ नहीं जा रहा, पूरी एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। तो यहां पर सबकी एनर्जी mgh थी, अगर ये h है तो सबकी इनिशियल एनर्जी क्या थी, मैकेनिकल एनर्जी mgh। तो यहां भी कंजर्व होनी चाहिए, बिकॉज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, जीरो होता है, तो यहां पे एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। अब
यहां पर काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर ये है। अब सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी हुई? सॉलिड स्फीयर की। तो काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशन काइनेटिक एनर्जी है यहां पर, और पोटेंशियल जीरो है, और वो किसके इक्वल होनी चाहिए? mgh के। तो जिसकी सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है उसकी सबसे कम रोटेशन काइनेटिक एनर्जी आएगी, तभी तो दोनों का सम करके ये सेम होगा। तो इसका रिवर्स ऑर्डर कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? रोटेशन काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा। इसका ऑर्डर जो है, गलती से भी ये मत लिख देना कि जो ओमेगा का है वही इसका है, उससे डिफरेंट है, ये बिल्कुल रिवर्स है। और वो एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से इजीली एक्सप्लेन हो जाता है। अगर इससे करोगे तो सबका आई भी लिख के देखना पड़ेगा, ओमेगा तो सबका ओमेगा भी देखना पड़ेगा, ये पूरा देखना पड़ेगा तो लेंथी हो जाएगा। तो बेस्ट क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व से देख लो। तो जिसकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी यहां पे सबसे ज्यादा, उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी। तो ये भी हो गया। उसके बाद है इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट, अब एफएस की फॉर्मूला इसलिए मैंने बोला था लर्न होना चाहिए, ये होता है mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस इसमें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में k स्क्वायर बाय r स्क्वायर होता है, इसमें कितना हो जाता है? r स्क्वायर बाय k स्क्वायर, उल्टा हो जाता है। तो जो vc का है, जो एक्सेलरेशन का भी यही है, अगर एक्सेलरेशन का पूछते ऑर्डर तो भी यही होता, ठीक। अब fs का क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे k r स्क्वायर बाय k स्क्वायर हो गया, ac में क्या होता था? k स्क्वायर बाय r स्क्वायर होता था, और ये m हट जाता था। तो m तो सबका सेम है, लेकिन ये उल्टा हो गया ना। तो जिसका k सबसे ज्यादा उसका fs भी सबसे ज्यादा, क्योंकि k ज्यादा तो डिनोमिनेटर कम हो रहा है, डिनोमिनेटर ओवरऑल कम होगा तो fs बढ़ेगा। तो k जिसका ज्यादा उसका fs भी ज्यादा। जबकि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में क्या था? k स्क्वायर बाय r स्क्वायर था, तो k सब जिसका कम उसका एक्सेलरेशन ज्यादा हो रहा था, ठीक है। तो fs का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इससे रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, फिर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा निकालनी है सबकी। तो ये अब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में क्या होता है? थीटा इक्वल टू होता है L बाय R, ठीक है, क्योंकि स्लिपिंग हो ही नहीं रही, स्लिपिंग नहीं हो रही, तो थीटा इक्वल टू L बाय R होता है। तो L और R सबके क्या है? सेम है। तो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सबका सेम होगा। तो दिस इज द बेस्ट वे टू कंपेयर थीटा ऑफ ऑल द बॉडीज। 1 लाइन सॉल्यूशन या 1 सेकंड में सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन अगर हम ये करने लग गए, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2 अल्फा थीटा, अब अल्फा और ओमेगा दोनों में फंस जाओगे, तो थीटा लिख दोगे तुम 2 अल्फा। अब सबका ये लिखो, तब कंपेयर करना पड़ेगा थीटा के लिए। थीटा इज इक्वल टू दिस आ गया, तो सबका ओमेगा और अल्फा लिख के चेक करना पड़ेगा। तो दिस इज बिट लेंथियर प्रोसेस। तो बेस्ट वे इज दिस कि स्लिपिंग नहीं हो रही, तो सबके लिए थीटा क्या है? L बाय R, और L और R सबका सबके लिए सेम है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के लिए भी हो गया। अच्छा, और देखो और कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब इसमें बोल दिया कि भाई इंक्लाइन प्लेन है एक, और एक बॉल ले लिया और इंक्लाइन प्लेन ले लिए, दो तरह के। एक तो ले लिया जिसपे सफिशिएंट फ्रिक्शन है फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, और एक ले लिया स्मूथ जिसमें फ्रिक्शन है ही नहीं, और दोनों पर से बॉल रिलीज कर दी, ठीक है। दोनों की हाइट h लेके यहां से बॉल रिलीज कर दी, रिलीज्ड। यहां पे क्या हो रही है? रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, मतलब कि फ्रिक्शन सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। और दूसरी चीज ले ली h हाइट पर ही, ये क्या है? स्मूथ है, यहां पे फ्रिक्शन है ही नहीं। फिर से बॉल को रिलीज किया गया, बॉल इज रिलीज्ड। अच्छा, अब इसमें पूछ लिया कि जब बॉटम पे पहुंच जाएगी बॉल, तो बॉल की वेलोसिटी किसमें ज्यादा होगी और कितनी होगी, ये भी बता दो। तो क्या होगा दोनों केसेस में? अगर हम इसके लिए देखें तो यहां पर जो एनर्जी है, अब इसमें वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन तो कुछ नहीं है ना। क्यों नहीं है कुछ? क्योंकि फ्रिक्शन तो इसमें एब्सेंट है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी 0 होगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन की नेगेटिव करते थे तब हीट मिलती थी, तो हीट भी इसमें कुछ इवॉल्व नहीं होगी, तो पूरी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। और ये क्या हो जाएगा? mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया? v, ये जो v है, दिस इज इक्वल टू √2gh आ गया। अब इसकी देख लेते हैं।
इस केस में क्या होगा, सफिशिएंट फ्रिक्शन है प्योर रोलिंग के लिए, तो ये रोल करता हुआ जाएगा, इसका मतलब ओमेगा भी आएगा इसमें, और V इक्वल टू आर ओमेगा होता है इन रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ठीक है, और प्योर रोलिंग बोल सकते हैं इसको। तो इस केस में एनर्जी, इसमें भी वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो जीरो होता है क्योंकि हीट में कुछ नहीं जाता, प्रॉपर स्लिपिंग नहीं हो रही ना, स्लिपिंग होती है तो रबिंग होती है, रबिंग होती है तो हीट में एनर्जी जाती है और वर्क डन बाय फ्रिक्शन आता है। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज हीट। तो इसमें भी वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो जीरो ही है। क्यों जीरो है? क्योंकि इसमें स्लिपिंग नहीं है, ठीक है, फ्रिक्शन तो है लेकिन स्लिपिंग नहीं है, तो इसलिए वर्क डन हम कर भी चुके हैं इसमें। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के केस में ऑन एन इंक्लाइन प्लेन रोलिंग वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है, जीरो आता है, चेक कर सकते हैं पिछले वीडियो। तो इसमें भी मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व होगी, बट इसमें इक्वेशन क्या बनेगी एनर्जी की, mgh इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस रोटेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं लिख देता हूं कितना है, ये बॉल है सॉलिड स्फीयर बोल दिया, ये बॉल सॉलिड स्फीयर की शेप में थी, तो ये हो गया 2/5 mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ठीक। तो यहां से क्या होगा, m तो कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10gh आएगा, ये 5v² आएगा, और ये 2r², ओमेगा को लिख दो v²/r, v/ओमेगा लिख दो, क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है तो v इक्वल टू r ओमेगा होता है, तो यहां पे ओमेगा हो जाएगा v/r, तो v²/r², तो ये हो गया 7v², तो v इक्वल टू कितना आ गया, √10gh/7। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, ये आ गई। तो यहां पर एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी तो हो जाएगी जो हो जाएगी। इसमें ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि बॉटम पे पहुंचने पे किसकी एनर्जी, ट्रांसलेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है, क्या पूछा क्वेश्चन में, वेलोसिटी ऑफ बॉल किस में ज्यादा होगी। तो ये हम देख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉल किस में ज्यादा आ रही है, √2gh इज ग्रेटर, मतलब स्मूथ इंक्लाइन प्लेन में वेलोसिटी ज्यादा आ रही है बनिस्बत जिसमें रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रही है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, उसमें वेलोसिटी कम आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर जो पूरी एनर्जी थी दिस इज डिवाइडेड इनटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसलिए ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अब ये कम हो गया क्योंकि रोटेशन में भी कुछ पार्ट गया है, तो इसलिए ये एनर्जी कम हो गई, तो v भी कम हो गया। यहां पर पूरी की पूरी mgh ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी में है जो इसके इक्वल होती है, तो इसमें रोटेशन में नहीं गई, इसलिए इसका v क्या है, ज्यादा है, ठीक। तो इसलिए वेलोसिटी किस में ज्यादा मिलेगी, बॉटम पे पहुंचने पे, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन के केस में, जबकि दोनों की सेम हाइट थी, और बॉल इज रिलीज है फ्रॉम रेस्ट, सेम बॉल। तो ये पता चल गया, इट्स अ गुड क्वेश्चन। अच्छा, और कैसे क्वेश्चन पूछा है, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा एक बार IIT में, कैसे, अच्छा, अब इस केस में ये इंक्लाइन प्लेन की जगह थोड़ा कर्व भी होता तो भी हम मैकेनिकल एनर्जी से यही निकालते। अब एक बार क्वेश्चन पूछ लिया कि ऐसे है, यहां बॉटम पे ये हाइट मान लो h है, ठीक, और यहां पर बॉल दे दी, प्योर रोलिंग का केस है v और ये ओमेगा। प्योर रोलिंग के केस मतलब ये नहीं बोला कि ये प्योर रोलिंग आगे भी होगी कि नहीं होगी, ये बोल दिया कि t इक्वल टू 0 पे v इक्वल टू r ओमेगा था, और ऐसे छोड़ दिया इसको, ठीक है। तो अब इसमें ऐसे छोड़ दिया, तो अब इसमें पूछा क्या है, मैं क्वेश्चन एक बार बता देता हूं कि दो लिए हैं एक्चुअली, ये v नॉट और ओमेगा नॉट के दो केस लिए हैं। एक में तो म्यू इक्वल टू 0 कर दिया, यहां पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 है, ये h1 बोल दिया, और यहां से ऐसे ही ये ले लिया म्यू नॉट इक्वल टू 0, और ये h2 बोल दिया, ठीक है। अब पूछा ये है क्वेश्चन में, ए चॉइस दे दी h1 ग्रेटर देन h2, बी चॉइस दे दी h2 ग्रेटर देन h1, सी चॉइस दे दी h1 इक्वल टू h2, तीन ही मान लो, ठीक।
तो क्या होगी दोनों की, ये वी नॉट है, ये ओमेगा नॉट मान लो, यहां पर भी यही चीज है, ये बॉल है, ये वी नॉट है और ये ओमेगा नॉट है। यहां पे फ्रिक्शन जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। और ये भी बोल दिया कि ये जो फ्रिक्शन है नॉट इक्वल टू जीरो और ये सफिशिएंट प्रेजेंट है, सफिशिएंट फ्रिक्शन सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, ठीक है। प्योर रोलिंग के लिए फ्रिक्शन सफिशिएंट है। तो ये गिवन है और ये सवाल है कैसे करेंगे। अब ये जो है फ्रिक्शन क्या चाहता है कि बॉडी प्योर रोलिंग में रहे, मतलब कि स्लिपिंग नहीं होने देना चाहता। तो अब ये तो इंक्लाइन प्लेन, ये क्या है, यहां पे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो ही आएगा क्योंकि फ्रिक्शन प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये एनर्जी कंजर्व कर, अब ये क्या होगा, ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी की वजह से ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जब ये यहां पे टॉप पे पहुंचेगा तो मान लो कि वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाती है। ये बहुत बड़ा है, ये मान लो बहुत बड़ी थी, तो ये पूछ रहा है कि हाइट किस में आएगी। मान लो ये सफिशिएंट ऐसा नहीं है कि ये इसको क्रॉस करके गिर जाएगा, ये बोल दिया कि ये सफिशिएंट है, ये पूरा जा सकता है। तो पूछा है कि एंड में कौन सा H1 बड़ा होगा या H2 या बराबर होंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ग्रेविटी की वजह से V नॉट तो डिक्रीज होने लग जाएगा क्योंकि mg नीचे एक्ट कर रहा है, तो V नॉट डिक्रीज होगा। बट बिकॉज फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है तो ओमेगा नॉट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम रहेगा। तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे V तो जीरो हो जाएगा। अब ये आगे जा नहीं सकता क्योंकि V जीरो हो गया, लेकिन घूमता रहेगा सेम ओमेगा नॉट से क्योंकि फ्रिक्शन से कोई एंटी टॉर्क डेवलप नहीं हुई जिससे ये कुछ कम या ज्यादा होता, ठीक। तो ओमेगा नॉट तो अभी भी रहेगा लेकिन ऊपर नहीं जाएगा। तो ये वो हाईएस्ट पॉइंट है और ये वो हाइट H1 है। इसमें क्या होगा, अच्छा इसका तो ये केस हो गया। तो इसमें एनर्जी कंजर्व अगर हम करें क्योंकि एनर्जी लॉस नहीं हो रही, फ्रिक्शन है ही नहीं, तो ना हीट में जा रही है ना एनर्जी लॉस हो रही है, तो मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। तो यहां पर अगर हम ले लें रेफरेंस लेवल तो पोटेंशियल एनर्जी तो यहां जीरो है। एनर्जी कितनी है, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू यहां पर हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी है mgh1, ठीक। तो यहां से क्या मिल गया, ये तो कैंसिल ही हो गया, m से m कैंसिल हो गया, तो h1 यहां से आ गया v नॉट स्क्वायर बाय 2g आ गया, ठीक। इस वाले केस में अगर हम देखेंगे तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रही है, प्योर रोलिंग है, इसका मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन या हीट में तो कोई एनर्जी नहीं जाएगी। तो यहां पे हम कंजर्व अगर करेंगे तो यहां पे फ्रिक्शन लेकिन अवेलेबल है, तो फ्रिक्शन चाहता है प्योर रोलिंग के लिए सफिशिएंट हैवी। तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट होगा, आगे की तरफ। क्यों होगा आगे की तरफ, क्योंकि फ्रिक्शन V इक्वल टू R ओमेगा की कंडीशन चाहता है हमेशा ताकि स्लिपिंग ना हो, और वो अवेलेबल भी है तो वो करके देगा। तो ऐसा वो तब कर सकता है जब स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लिपिंग नहीं हो रही तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो एक्ट करेगा नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, वो आगे की तरफ करेगा। क्यों, क्योंकि जो ग्रेविटेशन एनर्जी है, ग्रेविटेशन है नीचे की तरफ, वो V नॉट को कम कर रहा है। V नॉट को कम कर रहा है तो ये रिलेशन मेंटेन करने के लिए उसको ओमेगा नॉट को कम करना पड़ेगा और वो चाहेगा कि V नॉट बढ़े, तो इस वजह से वो आगे की तरफ एक्ट करेगा जो V नॉट को थोड़ा कम देर में जीरो करवाएगा और ओमेगा नॉट को फिर कम कर रहा है साथ में, बल्कि V नॉट को सपोर्ट कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो mg को थोड़ा सा टाइम लगेगा तो इसको जीरो करने में। तो ये फ्रिक्शन इसको तो सपोर्ट कर रहा है और इसको कम कर रहा है ताकि ये भी बैलेंस रहे। तो क्या होगा कि अब टाइम लगेगा इसको V नॉट को जीरो होने में, तो इसलिए ज्यादा ऊपर चला जाएगा। ये तो ही कॉमन सेंस की बात। एनर्जी से भी बता सकते हैं, एनर्जी यहां पर कितनी है, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, रोटेशनल इज हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, ये एनर्जी किसके इक्वल है, mgh के, क्योंकि फाइनली यहां पर ये जो हाइट पे जाएगा, यहां पर ग्रेविटी पे जाएगा, फाइनली तो v जीरो हो जाएगा। और क्योंकि फ्रिक्शन प्रेजेंट था और पूरे रास्ते ये चीज फॉलो हुई है और ये ओमेगा को कम करता जा रहा है, तो यहां ओमेगा भी जीरो हो गया, ठीक है। तो ओमेगा भी जब फाइनली जीरो हो जाएगा, आगे तो जाना बंद हो ही जाएगा जब v जीरो हो गया, तो ओमेगा को भी जीरो कर देगा, फ्रिक्शन तब तक लगता रहेगा। तो ये क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे दोनों जीरो हो गए, इसका मतलब ना ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे, ना रोटेशनल है, रेस्ट पर है, तो सिर्फ mgh है। तो यहां से अगर हम देखें तो ये हम देख सकते हैं कि यहां पर तो gh किसके इक्वल आ रहा था, gh1, ये gh2 बोल दो, तो ये gh1 सिर्फ इसके इक्वल है v नॉट स्क्वायर बाय 2 के, ठीक है।
वी नॉट स्क्वायर बाय 2 के इक्वल है यहां पर, और यहां पर ये जो H2 है ये वी नॉट स्क्वायर बाय 2 प्लस ये चीज भी है, ठीक है। ये GH1 था और ये GH2 है। G अगर सोचे हम दोनों में है, मतलब ये वाली चीज सिर्फ इसके इक्वल है यहां पर, और ये वाली चीज ये तो है ही जो ये था, प्लस ये है, इसका मतलब H2 ग्रेटर देन H1 है। तो ये मैंने मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया कि H2 ग्रेटर देन H1 है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा के, और कॉमन सेंस से भी प्रूव कर दिया कि ये V0 को फ्रिक्शन सपोर्ट कर रहा है, इसलिए ये देर में जीरो होगी, इसलिए ज्यादा हाइट ट्रेवल कर जाएगी, ठीक। तो दोनों से प्रूव हो गया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज गुड क्वेश्चन, कम्स इन IIT, ठीक। और करेंगे नेक्स्ट वीडियो, और कौन सा करेंगे अब हम करेंगे रोलिंग विद स्लिपिंग ऑफ बॉडीज ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेंगे इसी तरह का कि भाई बॉडीज होंगी, उस केस में कौन सी पहले पहुंचेगी जिसमें रोलिंग विद स्लिपिंग हो रही है। यहां पर तो क्या था, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग थी। अब रोलिंग विद स्लिपिंग के केस में भी को पढ़ेंगे और उसमें ये सेम क्वेश्चन वहां भी ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।